हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अपने जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ऊतक यानी कि टिश्यू इन वन शॉट। इससे पहले का जो हमारा लेक्चर हुआ है वो कोशिका के बारे में है, सेल के बारे में है। वहां पर हमने जो उस लेक्चर में कोशिका से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल उसका जो पोर्शन है, उसकी जो व्याख्या है, कोशिका के बारे में जो भी हमको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, उस संपूर्ण जानकारी को हमने उस लेक्चर में कवर किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हो कि वहां से जो कोशिकाओं वाला जो चैप्टर है, कोशिका वाले चैप्टर से ही जो है आगे की तरफ हम ऊतक की तरफ शिफ्ट होते हैं। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर बेनिफिशियल है। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों ने देखा होगा कि ये रेलवे एग्जाम्स, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस पूछी जाती है, साइंस में मतलब उसमें वैसे केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स और बायोलॉजी होती है। तो अभी यहाँ पर जो है बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है टिश्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पर ईयर जो भी जो मतलब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, ये सभी जो है तो उनमें इस चैप्टर से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूछा गया है। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो पहले हम जो है इस चैप्टर टिश्यू के बारे में इसका पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊतक के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हम पहले जंतु ऊतकों को पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं। तत्पश्चात हम जो है प्लांट टिश्यू की तरफ, पादप ऊतकों की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, उनको भी जानेंगे और उनके कितने टाइप्स होते हैं उनको भी वहां पे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। इसके बाद हम जंतु ऊतक तथा पादप ऊतक में अंतर, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लेक्चर के अंत में हम यहाँ पर जो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम्स में, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी वगैरह, लेखपाल वगैरह उनमें भी पूछे गए हैं। लेकिन अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो अन्य परीक्षाओं में भी ठीक लगभग वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊतक यानी कि टिश्यू। देखें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर टिश्यू, ऊतक, पहले हम जानते हैं कि ऊतक की परिभाषा क्या है, ऊतक हम किसे कहें, ऊतक की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान हो। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। हिंदी में ऊतक और इंग्लिश में इसको टिश्यू कहते हैं। तो इसको थोड़ा हम और ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। देखो, ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह को। अब कोशिकाओं के इस समूह की एक विशेषता होनी चाहिए, एक फीचर्स होने चाहिए। उन फीचर्स जब वो उस पर लागू होंगे तभी हम उसको ऊतक कह पाएंगे। ये नहीं कहीं से भी कोशिकाएं वहां से उठाई, वहां से उठाई, वहां से आई, इकट्ठा कर लिया, ढेर लगा दिया और कह दिया ये ऊतक है। नहीं, ये ऊतक नहीं होगा। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन, यानी कि उस ऊतक की सभी कोशिकाओं को एक ही कोशिका के या एक ही प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन से वो कोशिकाएं बनी हो। तो उत्पत्ति मतलब एक समान होनी चाहिए, प्लस उनकी संरचना, इनका कोशिकाएं जितनी भी हैं उनकी लगभग जो संरचना है, वो स्ट्रक्चर है, वो लगभग सेम टाइप की होनी चाहिए। लेकिन ये संरचना वाला पॉइंट है, ये थोड़ा जो है सभी ऊतकों पर समान रूप से एप्लीकेबल नहीं होता। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जटिल ऊतक होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, उनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वहां पे ये बात संरचना वाली ज्यादा जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, लेकिन उत्पत्ति वाली बात एप्लीकेबल है। तीसरी बात होती है यहाँ पर कार्य को लेके, कि कोशिकाओं के सभी समूह में जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे भले ही वो संरचनात्मक रूप से अलग अलग हों, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो सभी एक जैसे हों, यानी कि सभी कोशिकाएं मिलकर एक जैसा ही कार्य करें।
तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर एवं कार्य यानी कि फंक्शन एक समान हो, तो इसे हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। चलिए आप देखते हैं स्लाइड में क्या जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऊतक यानी कि टिश्यू। देखें, देखो ऊतक यानी कि टिश्यू। देखो ऊतक किसी जीव यानी कि किसी जीव का मतलब वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, के शरीर में कोशिकाओं यानी कि सेल्स के ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन एक समान हो तथा वे एक समान एक विशेष कार्य करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी कि ऊतक जो होगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, जो ऊतक होगा, जो टिश्यू होगा, उसमें 3 फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से वो 3 फीचर्स होने चाहिए? पहले तो इनकी उत्पत्ति यानी कि इनकी ओरिजिन एक समान होनी चाहिए। दूसरी इनकी संरचना, दूसरी इनकी संरचना ये एक समान होनी चाहिए। और तीसरा इनका कार्य। ठीक, उसी को हम ऊतक कहेंगे। कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान हो, ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पे उत्पत्ति और कार्य ये मतलब 2 ऐसे फीचर्स हैं जो सभी ऊतकों में समान रूप से लागू होने चाहिए। अगर ये नहीं लागू हो रहे हैं तो उसको ऊतक नहीं कहेंगे। संरचना को लेके हम थोड़ा बहुत रिजिड हो सकते हैं, संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सरल टाइप का ऊतक है तो उसमें सभी सेम टाइप की कोशिकाएं होंगी, और अगर जटिल टाइप का है तो उसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, मोर देन 1 टाइप। तो वहां पर ये वाला फीचर्स थोड़ा हमको रिजिडिटी जो है वहां पे शो करेगा। बाद बाकी ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। देखें इंग्लिश में, देखें, टिश्यू इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल प्लस प्लांट हुज ओरिजिन इज द सेम एंड दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसे हम कहते हैं ऊतक। देखो यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी हुई है खूबसूरत सी, बेहतरीन सी। देखो यहाँ पे कोशिकाओं को दिखाया गया है। कोशिकाओं की संरचना लगभग एक समान है, इनकी ओरिजिन भी एक समान रही होगी, एक समान है, और इनके कार्य भी एक समान है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हमारा जो पहला लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे गया है जिसमें हम बायोलॉजी के वेरियस ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उसमें यहाँ पे हमने बताया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान, उसे हम हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान कहते हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उस मतलब उन लेक्चर से भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। देखें, ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचंट, किसने किया था? विचंट ने किया था। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये थोड़ा जो है इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बात पूछी जा सकती है कि ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखो विचंट, या इसको विचैट भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं विचैट, 1771-1802 ईस्वी में। ठीक है, तो इस स्लाइड में ऊतक विज्ञान हमने जाना कि ऊतक विज्ञान क्या है। ऊतकों के अध्ययन की शाखा ऊतक विज्ञान कहलाती है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचैट नामक वैज्ञानिक ने किया था, दिया था ऊतक। और ऊतक की परिभाषा, डेफिनेशन को हमने इस स्लाइड में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। देखें, ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऊतक की परिभाषा को जान लेने के पश्चात अब हम यहाँ पर ऊतक के प्रकार के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे जंतु ऊतक, उसके बाद
हम पादप ऊतक की तरफ शिफ्ट होंगे। देखो यहाँ पे एक बेहतरीन सी स्लाइड बनी हुई है, इसमें लिखा है ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ टिश्यू। एक तरफ लिखा है जंतु ऊतक और एक तरफ लिखा है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। पहले हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। देखो एनिमल जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और जो पादप ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यू हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, इनको पहला ऊतक है उपकला ऊतक, इसको कहते हैं एपिथेलियल ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज हैं। इन्हीं का अध्ययन हम आगे की स्लाइड्स में, इस लेक्चर में आगे करेंगे। इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस लेक्चर की थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप कर लेने के पश्चात जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें आप जो है इजीली, आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे। देखें पादप ऊतक में देखते हैं। पादप ऊतक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विभज्योतकी ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक, यहाँ पे हालांकि ये जंतु ऊतक और पादप ऊतक को पूरा कवर अप कर लेने के पश्चात हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में अंतर जानेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ थोड़ा बता देते हैं। देखो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं या जो एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं, उनका जो नंबर है, उनका जो टाइप है, वो प्लांट्स की तुलना में मोर है, मतलब ज्यादा है। और उनमें कॉम्प्लेक्सिसिटी भी ज्यादा है जंतुओं में। क्यों? क्योंकि जंतुओं की जो शरीर की जो बनावट है वो पौधों की तुलना में जटिल है, यानी कि जंतुओं में कॉम्प्लेक्सिसिटी है, जटिलता है, जबकि प्लांट्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिसिटी, जटिलता नहीं है। तो इसीलिए जंतुओं में जो ऊतक हम पढ़ते हैं कई टाइप के पढ़ते हैं। टाइप में भी कई, हम सब टाइप इसमें जानेंगे कि इसमें भी कई सब टाइप होते हैं, लेकिन पौधों की केस में ऐसा नहीं है। पौधों के जो ऊतक हैं वो सरल टाइप के होते हैं, ज्यादा टाइप भी नहीं है। ठीक है, और आगे हम जानेंगे कि जो जंतु ऊतक होते हैं, जंतु ऊतकों में एक विशिष्ट प्रकार का गुण ये होता है कि जंतु ऊतक एक निश्चित समय तक ही वृद्धि करते हैं, उसके पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे कोई भी जंतु है, कोई भी एनिमल है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि विकास कर पाता है, उसके विशिष्ट जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, उसकी जो बॉडी है एक निश्चित एज तक वृद्धि करती है, उसके बाद उसकी जो है वृद्धि रुक जाती है। लेकिन पौधों में क्या है? पौधों में वृद्धि अनिश्चित काल तक होती रहती है विभिन्न अंगों में। हालांकि इनकी वृद्धि भी जो है कुछ अंगों तक लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। लेकिन बाई चांस अगर कोई ऑर्गन इंज्यूर्ड हो जाए, कोई ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो जाए, पेड़ की कोई शाखा टूट जाए या कोई तना टूट जाए, तो उनमें वो शाखा या तना दोबारा बन जाती है, बन सकती है। लेकिन जंतुओं के केस में ऐसा नहीं है। अच्छा, जंतुओं में जो ऊतक होते हैं, ज्यादातर जो ऊतक हैं वो लिविंग है, सजीव हैं, यानी कि जीवित टाइप के हैं। लेकिन पौधों में बहुत से ऊतक हम ऐसे भी पढ़ेंगे जो नॉन लिविंग है, यानी कि जो निर्जीव हैं। तो उन निर्जीव ऊतकों के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे उनमें एक स्क्लेरेन्काइमा है, दृढ़ोतक ऊतक, उसके बारे में जानेंगे। एक नॉन लिविंग टिश्यू है। जाइलम के बारे में सुना होगा, जाइलम जो कि एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये जाइलम का काम होता है। तो जाइलम के जो 4 कंपोनेंट होते हैं, तो वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। तो इसमें 3 कंपोनेंट नॉन लिविंग है, एक कंपोनेंट जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग है। तो उसको यहाँ पे हम पढ़ें। तो इतना जो है हमने यहाँ पे जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जंतु ऊतक के बारे में। तो इस स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऊतक के प्रकार में पहले हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में। देखो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखो ऊतकों के टाइप क्यों हैं? ऊतकों के टाइप इसलिए है कि कार्य के आधार पर कोशिकाओं की संरचना, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है या उनकी जो एनाटॉमी है,
और उनके जो फंक्शन करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो उस विविधता के कारण, उस जो वो विभिन्नता है, वेरिएशन है, उसके कारण ऊतक कई प्रकार के हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं ऊतक। जैसे हम उदाहरण से समझाएं, जैसे हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसका अलग कार्य है, उसकी बनावट अलग है। तो उसकी जो ऊतक है, उसकी जो कोशिकाएं, उनकी संरचना अलग है, उनकी एनाटॉमी अलग है। इसी प्रकार से हमारी जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, उनके कार्य अलग हैं, तो उनकी संरचना अलग है। फेफड़ों के कार्य अलग हैं। तो इस आधार पे क्या होता है, ऊतकों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज बन के आते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो वही इसमें बात लिखी है कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ऊतकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहले देखते हैं वही ऊतक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये 4 टाइप हैं ऊतकों के। इन्हीं ऊतकों को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखें, उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। देखें, उपकला ऊतक बॉडी को बाहर से ढकता है, बॉडी को बाहर से ढकता है और आंतरिक अंगों की बाहरी तथा भीतरी परत बनाता है। तो उपकला ऊतक का मतलब ये होता है, देखो इसका इंग्लिश में अर्थ हम समझाएं, एपी का मतलब होता है बाहर और थीलियल का मतलब होता है लेयर, यानी कि सबसे बाहर की लेयर। समझ रहे हैं? तो उपकला ऊतक जो होता है वो हमारे बॉडी को बाहर से ढकता है और साथ ही साथ हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, तो इनकी जो सबसे बाहर वाली कवर होगी, और मतलब सबसे बाहर वाली दीवार होगी और अंदर वाली दीवार होगी। तो बाहर वाली दीवार और अंदर वाली दीवार को कवर किए रहता है ऊतक। कौन कवर किए रहता है? ऊतक। तो इसका काम हो गया प्रोटेक्शन का, समझ पा रहे होंगे। इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये उस ऑर्गन को बाहर से भी ढके हैं, बाहर से भी ढके हैं, अंदर से भी ढके हैं। तो एक तरीके से ये कवरिंग का काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? कवरिंग का। जैसे जानते हैं हमारी जो कॉपी किताबें होती हैं, कॉपी किताबों को हम कवरिंग चढ़ा देते हैं, कवरिंग चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होती है? हमारी कॉपी किताब प्रोटेक्शन में रहती है, प्रोटेक्ट रहती है। ठीक उसी प्रकार से है उपकला ऊतक। हम देखेंगे हमारी त्वचा, हमारी जो ये स्किन है, ऊपर से लेके नीचे तक ये जो स्किन है, ये त्वचा है, ये थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी की जो है ऑर्गन्स हैं, उन सभी को कवर किए रहती। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। और त्वचा को एक अंग माना गया है, एक ऑर्गन माना गया है। इस बात को भी ध्यान रखें। अजीब लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि त्वचा को भी ऑर्गन है, ऑर्गन माना गया है, लेकिन ये बात सही है, त्वचा को एक ऑर्गन माना गया है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन है। त्वचा का काम क्या है? त्वचा का काम समझते ही, हमारे शरीर के आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना। तो त्वचा भी एक प्रकार की उपकला ऊतक का उदाहरण है। समझ पा रहे हैं? तो देखो, तो वही बात है, उपकला ऊतक बॉडी को बाहर से ढकता है। जैसे त्वचा का उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल, बाहर से ढके हुए हमारी ये सब त्वचा आप देख पा रहे हैं। और आंतरिक ऊतकों, आंतरिक अंगों की बाहरी, आंतरिक अंगों की बाहरी, भाई कोई ऑर्गन होगा तो उसकी जो बाहर वाली दीवार होगी, अंदर वाली भी होगी। तो बाहरी और भीतर दोनों परतें बनाता है। ठीक, अगले देखें, हमारी त्वचा यानी कि स्किन, मुंह यानी कि माउथ, आहार नली यानी कि तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल, रक्त वाहिनी का स्तर, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियां हैं, सिराएं हैं, कैपिलरीज हैं। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे ये हम यहाँ बनाए दे रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनके बाहर की तरफ ये भी एक लेयर चढ़ी है कोशिकाओं की, मतलब इसी ऊतक की, और इसके अंदर की तरफ यहाँ पर भी एक लेयर चढ़ी हुई है। तो इस रक्त वाहिनी को, ब्लड वेसल्स को उपकला ऊतक ने बाहर से भी कवर किया, अंदर से भी कवर किया है। समझ पा रहे हैं? फेफड़ों की कूपिका, कूपिका नहीं, यहाँ पे मिसमैच हो गया है, मिसप्रिंट है, कूपिका होना चाहिए, जो एल्वोलाई है फेफड़ों की, जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, वृक्क की नली आदि। तो इन सभी अंगों को बाहर से अंदर से कवर अप करने का काम कौन करता है? उपकला ऊतक। इतना ध्यान रखें। समझ पा रहे हैं? अगला देखें, इन ऊतकों के द्वारा घाव भरा जाता है।
इन्हीं ऊतकों के द्वारा घाव भरा जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारी त्वचा में यहाँ पे कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, इंजरी हो जाए, तो यहाँ पे घाव हो जाता है, सेल्स यहाँ की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे नई सेल्स बननी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी जो त्वचा की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय के पश्चात जो नष्ट हुई कोशिकाएं होती हैं वो हट जाती हैं, पपड़ी के रूप में हटती हैं। देखा होगा जो है चोट लग जाती है, घाव धीरे धीरे बढ़ता है, तो सेल डिवीजन होता रहता है। वहाँ की जो रह गई सही सलामत जो कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स, उनमें डिवीजन चालू हो जाता है, तो वो नई कोशिकाएं बना देती हैं। बाद बाकी मृत कोशिकाएं पपड़ी के रूप में तब तक जमा रहती हैं, तो ये घाव को बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई इंटरनल ऑर्गन्स में बाई चांस कोई डैमेज हो जाए, बाहर से मतलब जो है जो कला है, उपकला लेयर है, वो अगर डैमेज हो जाए तो वो उसको कवर करेंगी, अंदर से तो उसको कवर अप कर दिया जाएगा सेल डिवीजन के द्वारा। तो वो बात यहाँ पे लिखी है कि उन ऊतकों के द्वारा घाव भरा जाता है क्योंकि उनमें पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि वाउंड्स आर हील्ड बाय these tissues because they have great potential to reproduce। इनके पास रिप्रोड्यूस होने का ग्रेट पोटेंशियल होता है। रिप्रोडक्शन का ये काम इनको जिम्मा जो दिया गया है वो प्रोटेक्शन का है। अगर बाई चांस इंजरी होती है और अगर वहाँ का जो एरिया डैमेज हुआ है उसको कवर अप नहीं किया गया, तो वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जीवाणु वगैरह हैं, वायरसेस वगैरह हैं, फंगस हैं, तो सब एंटर कर जाएंगे और हमें इन्फेक्शन फैला देंगे, जिससे हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये देखें यहाँ पे किडनी बनी हुई है, बेहतरीन सी खूबसूरत सी किडनी हमारी दो बनी हुई है। ये हमारा जो है ब्लैडर बना हुआ है, उसमें से हमारा यूरिन एकत्रित होता है, और ये हमारी दो किडनी बनी हुई है। किडनी का ये जो है एपिथेलियम टिश्यू निकाल कर दिखाया गया है, यहाँ पर शो किया गया लार्ज व्यू में। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़े। वैसे स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा लेक्चर जितना भी हम लेंगे, तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इसकी पीडीएफ वहां पे आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप उनको इजीली जब चाहें, जब फ्री हो, तब इसको अध्ययन कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जंतु ऊतक में उपकला ऊतक को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक के भी प्रकार। उपकला ऊतक के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, उसको भी देख लेते हैं। देखो, सल्की एपिथेलियम 4 प्रकार के होते हैं। सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम और पच्छावी एपिथेलियम, ये 4 टाइप्स के उपकला ऊतक हैं। देखो, पहले हम देखेंगे सल्की एपिथेलियम, इसको कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम देखें, ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। तो इनकी कोशिकाएं चपटी होंगी, अत्यधिक पतली होंगी, और इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं, यानी कि ये फ्लैट टाइप की कोशिकाएं होती हैं, फ्लैट टाइप की। त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है, और यह जो ऊतक है वो त्वचा की बाहरी परत पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाएं चपटी हैं, फ्लैटेड हैं। तो हमारी जो त्वचा है, ये जो ऊतक आप देख पा रहे हैं, ये कैसा ऊतक है? चपटा टाइप का है। इसमें सल्की एपिथेलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुख गुहा, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, मतलब हमारा जो मुंह, जी हाँ, यानी कि टंग, यानी कि जो जीभ है, ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस एंड आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के स्तर बनाते हैं। तो ये ऊतक जो है, उपकला ऊतक का ये जो सब टाइप है सल्की एपिथेलियम, ये हमारी त्वचा में, त्वचा के बाद हमारी बक्कल कैविटी में, टंग में, ग्रास नली में, आहार नाल का स्तर बनाता है, अंदर और बाहर कवर करता है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना हुआ है, ये हाथ बना हुआ है। हाथ में ये जो टिश्यू है, इसी को दिखाया गया है लार्ज व्यू में कि ये देखो, मतलब सल्की एपिथेलियम है, उपकला ऊतक का सब टाइप है। ये यहाँ पर हमारे लंग्स बने हुए हैं। लंग्स का जो अंदर और बाहर का जो दीवार होती है, उस दीवार की जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होता है, वो भी इसी टाइप का होता है। ये हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाई हुई है, रक्त वाहिनी। इस चित्र में यहाँ पे रक्त वाहिनी को दिखाया गया है। तो वो रक्त वाहिनी में मतलब दिखाया गया है कि अंदर का जो ऊतक है और बाहर का जो दीवार है उसी ऊतक की बनी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। ये रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स तथा फेफड़ों के वायु कोशों, यानी कि ये तुम्हारा ये बना हुआ है चित्र इसका, और इसका वो बना हुआ है।
में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के मिश्रण में सहायता देना है। तो इनका कार्य क्या होगा? आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना, रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के मिश्रण में सहायता देना। ठीक है, तो मेनली इनका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन का है। किसका काम है? प्रोटेक्शन का है। इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो ये हमारा सल्की एपिथेलियम हो गया। सल्की एपिथेलियम ध्यान रखें, त्वचा में किस टाइप का एपिथेलियम है? सल्की एपिथेलियम है। इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? चपटी हैं, अत्यधिक पतली हैं, केंद्र की चपटे होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लोकेशंस इन द बॉडी वो बता दिए। क्या कार्य है? प्राइमरली इनका काम है आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना। चलें अच्छे आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अगला जो सब टाइप है वो है स्तंभाकार एपिथेलियम, यानी कि कॉल्यूमलर एपिथेलियम। देखें इसमें उपकला ऊतक, मुझे क्या हुआ? जंतु ऊतक, उपकला ऊतक हो गया। अब आ जाओ स्तंभाकार एपिथेलियम। देखें इसमें, देखें कॉलुमिनर एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम। देखें, ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें इस चित्र को आप थोड़ा जो है ध्यान दें। इस चित्र में ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोशिकाएं जो है स्तंभ जैसी हैं। जैसे कोशिकाएं ऐसी बनी हुई हैं, लेयर में ऐसी लगी हुई हैं। तो ये एक स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ में ऐसी लगी रहती हैं। इनका केंद्रक है और इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा वो इनमें भरा रहेगा। तो ये स्तंभाकार इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं, स्तंभ जैसी होती हैं। तो ये ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। सच टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ कॉल्यूमिनर सेल्स दैट अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन एवं श्रवण यानी कि सिक्रीशन होता है। जैसे छोटी आंत का भीतरी स्तर, समझ पा रहे हैं? तो ये आहार नाल के ऐसे भागों में मिलेंगे जहां अवशोषण हो रहा होगा। कहाँ हो रहा होगा अवशोषण? आहार नाल में हमारी जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी दीवार में बचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। वहां पे लेंटिकल सेल्स पाई जाती हैं और प्लाई सिलाई मतलब सीलिया टाइप की संरचना पाई जाती है, रोम जिनको कहते हैं। तो वो अवशोषण की दर को और बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं। सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन का मतलब जहाँ पे थोड़े हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हो या अन्य चीजें वगैरह हैं, तो वहां पे जहाँ पे सिक्रीशन का काम होता है वहां पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, ये देखो बना हुआ यहाँ पे, देखो इन्होंने दिखाया है, ये हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये संरचना बनी हुई है हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, समझ पा रहे हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये वाली जो संरचना है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और अंदर की तरफ ये जो देख पा रहे हैं फोल्डेड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया क्या है? शोषण होता है। तो उसी को यहाँ पे लार्ज व्यू करके दिखाया गया है। समझ पा रहे होंगे, दिख रहा है लार्ज व्यू कर को वहां पे दिखाया गया है। अब हम देखते हैं घनाकार एपिथेलियम, ओवॉइडल शेप्ड एपिथेलियम। घनाकार, इनका आकार जो होता है कोवॉइडल शेप्ड होता है, इसीलिए इस प्रकार के एपिथेलियम को, उपकला ऊतक को घनाकार एपिथेलियम कहते हैं। इनका स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं, लंबी लंबी इलॉन्गेटेड, इसीलिए कॉलुमिनर एपिथेलियम कहते हैं। देखें, इससे ऐसे ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं, कोवॉइडल शेप्ड होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है, एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। यह लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी जो बक्कल कैविटी उसमें तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उसमें ये मतलब कोशिकाएं पाई जाती है, उसकी दीवार को बनाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी त्वचा है उसमें जो स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पसीने वाली ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड्स, तो उसमें ये पाई जाती हैं। वृक्क नलिकाओं, यूरिनिफेरस टिब्यूल्स, जो हमारी वृक्क नलिकाएं हैं, वृक्क नलिकाओं का मतलब जिनमें
यूरिन फॉर्मेशन होता है, वृक्क में पाई जाती है, किडनी में तो उनमें पाई जाती है। समझ पा रहे हैं? अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, ये यहाँ पर बनी हुई है लार ग्रंथियां। यहाँ पे क्या बनी हुई है? लार ग्रंथियां यहाँ पे मतलब मौजूद होती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो इन लार ग्रंथियों का लार्ज व्यू यहाँ पर दे रखा है घनाकार एपिथेलियम का। इसमें देखो कोशिकाएं ऐसे घनाकार होती हैं, ऐसी ऐसी कोशिकाएं ऐसे लगी रहती हैं। समझ पा रहे होंगे? ऐसे करके कोशिकाएं लगी रहती हैं। इनमें ये क्या होते हैं? बीच में ऐसे केंद्रक या पूरी लेयर लगी रहती है, कोशिकाओं का समूह है, ऊतक है, लेयर्स में लगा हुआ है, ऊतक के ऊपर कोशिकाओं, ऊपर कोशिकाएं। तो ये देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये 2 टाइप के हो गए, स्तंभाकार एपिथेलियम और घनाकार एपिथेलियम, उपकला ऊतक के सब टाइप। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़े। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है संयोजी ऊतक। अच्छा यहाँ पर एक रह गया है पच्छावी ऊतक। पच्छावी ऊतक को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे बता देते। चौथे टाइप का जो ऊतक है सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियम। इसमें क्या है, इसकी जो संरचना होती है लगभग इन्हीं जैसी होती है, घनाकार एपिथेलियम जैसी। बस इसमें क्या होता है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। जैसे ये कोशिकाएं हम यहाँ पर बना दें, ये कोशिकाओं की लेयर यहाँ पर हम बना दें, ये ऐसी कोशिकाओं की लेयर्स यहाँ पर बना दें, यानी ऊतक बना दें, टिश्यू यहाँ पर बना दें। तो इन कोशिकाओं की सतह पर छोटे छोटे ऐसे ऐसे वो लगे रहेंगे सीलिया। इनको कहते हैं पच्छाव। क्या कहते हैं? पच्छाव। सीलिया लगे रहते हैं इनके, जो है इनकी जो बाहरी सरफेस होती है वहां पर ऐसे सीलिया लगे रहते हैं। इनको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं इनको, जो है हिंदी में पच्छाव कहते हैं, पच्छाव। तो ऐसी जो कोशिकाएं, ऐसा जो एपिथेलियम होता है उसको कहते हैं पच्छावी एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये मेनली हमारे, देखो ऐसे तो कई ऑर्गन्स हैं, कई जगह हैं, लेकिन एक कॉमन उसको बताया था, जैसे फेफड़ों, फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो दीवार होती है वो पच्छावी एपिथेलियम भी पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो ब्रोंकस होता है पूरा, तो यहाँ पर इस टाइप का एपिथेलियम पाया जाता है, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बलगम वगैरह बनता है, या जो मतलब ये जो नाक आँख वगैरह जो बलगम वगैरह ये जो बनता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो उसको आगे बढ़ाया जा सके, इधर उधर उसको फ्लो कराया जा सके। तो इनका ये कार्य होता है, उसको थोड़ा जो है आगे पीछे इधर उधर करते रहना। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया हमारा पच्छावी सीलिएटेड एपिथेलियम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें संयोजी ऊतक, अगली जो स्लाइड है उसमें हम संयोजी ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे कि संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखो अगला जो टाइप है, क्योंकि उपकला ऊतक में हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं, स्तंभाकार, घनाकार, पच्छावी ऊतक, और एक ऊतक और पड़ा अभी जो है। ठीक है, तो उसको भी देख लेने। पहला है इसमें संयोजी ऊतक। दूसरा जो सब टाइप है वो कौन सा है? संयोजी ऊतक। देखें कनेक्टिव टिश्यू, इसमें देखें कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार, ये भी जो है कई प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल ऊतक, और तीसरा है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। इसमें भी कई टाइप हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है एरियोलर ऊतक, बसा संयोजी ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक और जालवत तंतुमय ऊतक। इतने वास्तविक संयोजी ऊतक के टाइप होते हैं। कंकाल ऊतक में हम पढ़ेंगे उपास्थि ऊतक यानी कि कार्टिलेज टिश्यू, दूसरा है अस्थि यानी कि बोन्स, हमारे शरीर की हड्डियां, ये हमारे कंकाल ऊतक के अंतर्गत आती हैं। तरल ऊतक या संवहन ऊतक में हमारा रुधिर, ब्लड आता है, और लसिका, 2 आते हैं। इस जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुट किए गए, रखे गए हैं, ये सब हमारे काम का है। इसके सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि संयोजी ऊतक 3 प्रकार का है, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और तरल या संवहन ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक के ये सब टाइप है, पहले इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे कंकालीय ऊतक की तरफ, और देन
तरल ऊतक। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। देखें एरियोलर ऊतक, पहला कौन सा है? एरियोलर ऊतक। देखें इससे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। देखें यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। इसका कार्य ध्यान रखें, इसके कार्य को मतलब टारगेट करके क्वेश्चन बनाया गया है। एरियोलर का काम है त्वचा एवं मांसपेशियों, त्वचा एवं मांसपेशियों, हमारी जो त्वचा है यानी कि जो स्किन्स है उसको मांसपेशियों से जोड़ना, मसल से जोड़ना या दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। तो इसके कार्य को ध्यान रखें। एरियोलर ऊतक का काम क्या है? त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना या दो मांसपेशियों को जोड़ना। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। इसका काम है त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ना ताकि वो अपने जगह पे बंधी रहे, फिक्स रहे और दूसरे एक दूसरे जुड़े रहें। और या मांसपेशियों को जोड़ रहे हैं तो मांसपेशियों को भी जोड़ के रखेंगे और उनको अपने स्थान पर यथा स्थान फिक्स रखेंगे। तो ये एरियोलर ऊतक का काम है। इसका कार्य ध्यान रखें, ये कार्य पूछा गया है, त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ना अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ना। चलें अब स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी आगे बढ़ें। देखें अगला है वसा संयोजी ऊतक। अगला कौन सा है? ये वाला है वसा संयोजी ऊतक, इसको डिस्कस करेंगे। वसा संयोजी ऊतक, देखें वसा संयोजी ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू। देखो एडिपोस टिश्यू जो होता है इस प्रकार का संयोजी ऊतक जो है वसा को स्टोर करता है। हमारे शरीर में जो फैट होती है उस फैट को स्टोर करने वाला जो टिश्यू है उसको कहते हैं एडिपोस टिश्यू, वसामय ऊतक। तो उसका काम होता है फैट को स्टोर करके रखना। देखें एडिपोस टिश्यू, इस प्रकार के ऊतक में गोलाकार, इस प्रकार के ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं में वसा यानी कि फैट यानी कि लिपिड बूंदों के रूप में भरी रहती है। जो फैट होती है, जो लिपिड होती है, तो उनमें बूंदों के रूप में प्रेजेंट रहती है। तो देखें यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में, हमारी ये जो त्वचा होती है इस त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में, जो लोग मोटे होते हैं ओबेसिटी जिनमें आ जाती है तो उनमें थ्रू आउट द बॉडी त्वचा के नीचे ये ऊतक बन जाता है। इसके अलावा उनका जो एब्डोमेन होता है, ये जो पेट होता है, इस पेट जो निकल आता है तो पेट में भी जो ये जो टिश्यू होता है वो भी कौन सा होता है? एडिपोस टिश्यू होता है। तो यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच में, आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में, तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों फैट बॉडीज में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बताना चाहें जो ऊंट होता है, ऊंट का जो कुबड़ होता है, कुबड़ निकला रहता है, तो ऊंट के कुबड़ में भी वसा स्टोर रहती है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ऊंट की कुबड़ में वसा रहती है। इसके अलावा जो जंतु ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है माइनस में भी चला जाता है, जैसे जो ध्रुवीय भालू होते हैं, पोलर बियर्स, हिम तेंदुए होते हैं, पेंगुइन्स वगैरह होते हैं, पेंगुइन, यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ, पेंगुइन्स है, ये ध्रुवीय भालू हैं। तो इनमें जो है क्या होता है, इनकी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी पूरे स्किन में जो है फैट, ये एडिपोस टिश्यू स्टोर रहता है। ये क्या करती हैं, ये बॉडी को गर्म रखती हैं, बॉडी को तापरोधी मतलब बनाती हैं ताकि इनके शरीर की जो गर्मी है वो गर्मी बाहर ना जा पाए, उसको रोकती हैं। तो ये काम होता है एडिपोस टिश्यू का, ये बना हुआ है। तो इसीलिए देखो ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो एनिमल्स ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो उन ठंडे प्रदेशों के जंतुओं में यह ऊतक पाया जाता है। ये बना हुआ हिम तेंदुआ, वो भालू, पोलर बियर बना हुआ, ध्रुवीय भालू, ये पेंगुइन्स हैं। और ये यहाँ पर एक चित्र बना हुआ, इमेज बना हुआ, ये देखो कोशिकाएं बनी हुई हैं ऊतक की, है गोलाकार या अंडाकार सी हैं। और ये हमारा एडिपोस टिश्यू का लार्ज व्यू यहाँ पे दिखाया, ये एडिपोस टिश्यू है, इसी का लार्ज व्यू दिखाया। ये नीचे वाला ये जो टिश्यू है, ये ऊपर वाला ये जो पूरा, ये तो हमारे स्किन की सेल्स है, डर्मल सेल्स हैं। और जो स्किन के जस्ट नीचे ये वाला जो पूरा एरिया बना हुआ है, ये वाला, ये है हमारा एडिपोस टिश्यू, इसी को लार्ज करके दिखाया गया लार्ज व्यू में। तो वसा में ऊतक के बारे में ही ध्यान रखेंगे, इसका काम है वसा को स्टोर करके रखना, और ये तापरोधी बनाता है, शरीर की गर्मी को स्टोर करके रखता है। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऊतक है वो है श्वेत तंतुमय ऊतक। अगला जो टाइप है ये तीसरा टाइप है। देखें इसमें, देखें क्या हमारे काम का है, काम तो सभी है।
देखें व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इस ऊतक में एक दूसरे के समानांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती हैं, इनमें मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में होता है। ये इसका एक बहुत ही सुंदर सा बेहतरीन सा डायग्राम बना हुआ है, इसको देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? समानांतर स्थित मतलब समानांतर ऐसे ऐसे करके मतलब ऊतक ऐसी कोशिकाएं लगी रहती हैं, और तंतुबद्ध कोशिकाएं होती हैं ऐसे करके, कोशिकाएं जो होती हैं इसकी वो तंतुबद्ध होती हैं, तो ऐसे मतलब जो है लगी रहती है के ऊपर एक देख पा रहे होंगे तंतु होते हैं, इसीलिए इसको श्वेत तंतुमय ऊतक कहते हैं। अच्छा, यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। तो ये देखो हमारा टेंडन बना हुआ है। टेंडन, टेंडन क्या है? ये मांसपेशी को अस्थि से, मांसपेशी को अस्थि से, हमारी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। क्यों? हमारी जो हड्डी है अगर हमें उसको मूव कराना है, जैसे हमारी हाथों की उंगली है, तो ये उंगली में क्या है? हड्डी है। इस हड्डी को अगर हमें मूव कराना है तो इस हड्डी का मांसपेशी से जुड़ा होना अति आवश्यक है, तो इसको जोड़ने का काम करता है टेंडन। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को टेंडन कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें, ये बात भी पूछी गई है। ठीक है, तो यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो मांसपेशियों को अस्थि अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ये बना हुआ है, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़े। चलें, पीला तंतुमय ऊतक देखें। पीला तंतुमय ऊतक क्या है, इसके बारे में क्या है देखें। ये ऊतक अधिक मजबूत एवं लचीले यानी कि इलास्टिक होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स का निर्माण करते हैं। लिगामेंट्स अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। जैसे जो टेंडन होते हैं, टेंडन क्या करते हैं? एक हड्डी को, एक अस्थि को मांसपेशी से जोड़ते हैं। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। तो वह संयोजी ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े उसको कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को लिगामेंट कहते हैं, ध्यान रखें इस बात को। और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है जालवत संयोजी ऊतक। वो देखो वहां पे लिगामेंट बना हुआ है। हमारे पैरों में जो दो हड्डियां हैं, दो हड्डियां, एक यहाँ पे जांघ की हड्डी है फीमर, नीचे टिबिया और फिबुला है, तो इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये लिगामेंट। अगला देखते हैं जालवत संयोजी ऊतक यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखें, इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है कि कई पदार्थ निकले होते हैं जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। ऐसे ऊतक प्लीहा यानी कि स्प्लीन, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी सेल्स का कब्रिस्तान यहाँ पे नष्ट की जाती हैं। यकृत यानी कि लिवर तथा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में पाए जाते हैं। बोन मैरो में हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, तीनों टाइप्स की जो ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है? जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों का जो ऊपरी सिरा होता है, हड्डियां ऊपर से, उनका पहला मतलब ऊपरी सिरा, अंतिम सिरा खोखला होता है, तो ऊपरी वाले सिरे में जो स्पेस होता है थोड़ा गड्ढा टाइप का, तो उसमें एक संयोजी ऊतक भरा रहता है, कोशिकाएं उसमें उपस्थित रहती हैं, तो उसी को कहते हैं बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। और उस अस्थि मज्जा की जो कोशिकाएं होती हैं वही बनाती हैं ब्लड सेल्स, बनती रहती हैं लगातार साइक्लिक पैटर्न में, क्योंकि इनका एक लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम पूरा होता है, नष्ट हो जाती, नहीं आ जाती बनके। जैसे आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? आरबीसी का तो सभी जानते ही होंगे, 120 दिनों का होता है। कितने होते हैं? 120 दिन। 120 दिन के बाद इनको प्लीहा में जैसे ये गुजरेंगे, इनको ट्रैप किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे नहीं आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा लिवर बना हुआ है, ठीक है, लिवर का ये लार्ज व्यू दिखाया है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू लिवर में ये मौजूद है, समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कंकालीय ऊतक। कंकालीय ऊतक के बारे में देखते हैं। कंकाल ऊतक शरीर की या अन्य ऊतक को सहारा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह शरीर का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन बनाता
है। इसका काम है शरीर का अंतः कंकाल बनाना, एंडोस्केलेटन बनाना। समझ पा रहे हैं? हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है, हड्डियों का बना हुआ जो कंकाल तंत्र है, जिसमें 206 हड्डियां हैं, तो उसमें हड्डियां आती हैं, और हड्डी जो है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो वो कंकालीय ऊतक हो गया। स्केलेटन टिश्यू एक टाइप का, समझ पा रहे हैं? देखो वहां पर एक ह्यूमन स्केलेटल बना हुआ है, मानव का कंकाल तंत्र पूरा बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रेमवर्क, समझ पा रहे हैं? तो इस कंकालीय ऊतक का काम है शरीर को सहारा प्रदान करना और शरीर का अंतः कंकाल बनाना, एंडोस्केलेटन बनाना। दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है उपास्थि और एक होता है अस्थि। कार्टिलाजिनस टिश्यू एंड बोन। कार्टिलाजिनस टिश्यू के बारे में देखते हैं, इसमें बहुत ही पतले महीन कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो उपास्थियां होती हैं उनमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर क्या है? तो ये प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, धागेनुमा प्रोटीन्स होती हैं, तो उनसे मिलकर बनते हैं। हालांकि कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उन कोशिकाओं में ज्यादातर जो उनका जो जीव द्रव्य है वो सब उसमें क्या मौजूद रहते हैं? कोलेजन फाइबर। कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस रह जाता है, यहाँ पर इसको ईसीएम कहते हैं, तो यहाँ पर भी कोलेजन फाइबर रहते हैं अबंडेंट, बहुतायत में। ये बाहरी कण का मतलब समझ रहे? ये जो हमारे पिन्ना होते हैं, ये जो पिन्ना है, ये पिन्ना, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है, समझ पा रहे हैं? पिन्ना यानी कि बाहरी कण। नाक का, ये जो नाक हम अपनी पकड़े हैं, ये नाक देख पा रहे हैं, तो नाक में भी ये जो बाहरी स्केलेटन है ये किसका बना हुआ है? ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। श्वास नली अंदर की एक तरफ होती है। कंठ यानी कि लैरिंग्स, अंतर कशेरुकी स्थानों, जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, तो उनमें ये बना होता है। देखो सब स्ट्रक्चर बनी, कान बना हुआ है, इसको कहते हैं पिन्ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिन्ना। समझ पा रहे हैं? ये लंग्स है और ये हमारी हड्डी है। ये देखो हड्डी में स्पेस दिखाया हुआ है, यहाँ दिखाया बोन मैरो, तो यहाँ का जो पूरा एरिया होता है इसी में कोशिकाएं रहती हैं, तो यहीं पे बोन मैरो रहता है। समझ पा रहे होंगे? तो ये हमारा हो गया उपास्थि। कार्टिलाजिनस टिश्यू। कार्टिलाजिनस टिश्यू हड्डियों के प्रारंभिक विकास की अवस्था को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं? जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं उनमें हड्डियों के स्थान पर ये कार्टिलाजिनस टिश्यू पाया जाता है, उनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, तो इनमें ये होता है। अब हमारे कुछ ही ऑर्गन्स हैं जिनमें मतलब कार्टिलाजिनस टिश्यू जो हमने बताया, जैसे हमारी नाक का बाहरी एक्सोस्केलेटन, कान का ये हम देख पा रहे हैं, तो ये इसका बना हुआ श्वास नली का। अगला देखते हैं अस्थि यानी कि बोन। हड्डियां क्या होती हैं? बोन्स। इस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ऑस्टियोप्लांट, अस्थियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से भरी होती है। हमने जो बात बताई कि अस्थि के मध्य में या उनके दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं तो उनमें गुहा होती है जो बोन मैरो से भरी होती है, तो उसी से हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें। चले, अगला है तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। देखें इसके अंतर्गत तरल ऊतक आता, बेहतरीन सही है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, ब्लड की 2 बूंदें, समझ पा रहे होंगे, दिखाई है। ये हमारा पेशी ऊतक है। तरल ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू के बारे में देखते हैं। वैस्कुलर टिश्यू, रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत 2 ऊतक आते हैं, एक रुधिर और एक लसिका। इनका आंतर कोशिकीय इंटरसेलुलर पदार्थ तरल होता है। इनका जो इंटरसेलुलर जो पदार्थ होता है वो तरल फ्लूइड होता है। समझ पा रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे हमने बताया था जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच का ये जो स्पेस रह गया है, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये जो यहाँ पे जो भरा रहता है द्रव, इसको कहते हैं ईसीएम, इंट्रासेलुलर स्पेस, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इन कोशिकाओं में, मतलब ब्लड में और लसिका में, ये कोशिकाएं तो होंगी 3 टाइप की, लेकिन उनके बीच में जो है ये तरल ज्यादा भरा होगा, ये तरल, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब इसमें तो कोशिकाएं नॉर्मल पास पास रहती हैं, लेकिन ब्लड में वो दूर दूर रहती हैं, लेकिन उनके बीच में जो सब चारों तरफ क्या भरा हुआ है, ये तरल ही भरा हुआ है, और इनके चारों तरफ भी तरल भरा हुआ है। बस इसमें कोशिकाएं इकट्ठी हैं, उसमें दूर दूर है, लेकिन उनके चारों तरफ भी क्या है, ये ईसीएम मौजूद है। तो इसीलिए रक्त यानी कि ब्लड या लसिका ब्लड का छना हुआ फॉर्म है, रुधिर केशिकाओं की दीवार को छनकर
हमारे इसमें ईसीएम में चला आता है। तो रुधिर या लसिका जो है वो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ये बात ध्यान रखें, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं इसी कारण से तरल ऊतक कहा जाता है। ठीक, दो टाइप इसके ध्यान रखें। पेशीय ऊतक देखें, मस्कुलर टिश्यू, शरीर में जो भी गतियां होती हैं गतियों के लिए जो है मस्कुलर टिश्यू उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशीय ऊतकों की आवश्यकता होती है, चाहे वो हमारे इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से हो। इसी आधार पर ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। समझ पा रहे हैं कि पेशी कोशिकाओं के अंदर भरे हुए जीव द्रव को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, पेशी की कोशिकाएं ऐसे धागे जैसी होती हैं, लंबी लंबी इलोंगेटेड, इसीलिए इनको पेशी तंतु मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल फाइबर, यानी कि पेशी तंतु कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही जान लें, तरल ऊतक के दो उदाहरण, रुधिर एवं लसिका। रुधिर एवं लसिका ये दो सब टाइप हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है अरेखित पेशी, रेखित पेशी। पेशियों के दो टाइप, इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रिप्ड मसल्स। एक हृदय पेशी भी है, तीन टाइप की है। देखो ये पेशियां नेत्र की आयरिस, नेत्र की आयरिस यानी कि जो हमारा नेत्र का जो आयरिस है, ठीक है, अंदर वाला जो हिस्सा आयरिस है, वहां पर वृषण यानी कि टेस्टिस, उनकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय ब्लैडर में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। और जो अरेखित पेशियां होती हैं, इसका बात ध्यान रखें, ये अनैच्छिक पेशी कहलाती है। देखो बहुत बढ़िया बात लिखी है, अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये पेशियां लगातार हमारे बिना सोचे या समझे इन्हें जहां भी ये पाई जाती हैं वहां आवश्यकता अनुसार ये कार्य अपना करती रहती हैं। यानी कि इनका काम होता है गति कराना, गति कराती हैं, सिकुड़ना, फैलना, संकुचन के द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं जल्दी। जैसे हम जो भोजन खाते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद भोजन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। भोजन जो खाया वो स्टमक में जाके स्टोर हो गया अमाशय में, अब अमाशय से धीरे धीरे छोटी आंत में बढ़ता रहेगा। तो अमाशय की दीवार में जो है गतियां होने लगती हैं, संकुचनशील, यही जो पेशियां होती हैं अनैच्छिक पेशियां, इनको पता लग जाता है भाई भोजन गया, वो सेंस कर लेती हैं। तो सेंसेशन से उनको जो है पता लग जाता है कि जो भोजन है वो आमाशय में आ चुका है, गतियां स्टार्ट कर दी जाए, तो गतियां होने लगती हैं, भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार हमारे हृदय की पेशियां, हालांकि उनको तो विशिष्ट टाइप की पेशी का नाम दिया गया, हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स उनको कहते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे इसी में। तो देखें रेखित पेशी, इनमें रेखित रेखाओं जैसी संरचना होती है। देखो संरचना बनी हुई है, समझ रहे हैं, ये न्यूक्लियस बना हुआ है, ये मसल्स, ठीक है, मसल्स का ये यहाँ पे लार्ज व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी जो है अरेखित पेशी की संरचना है, देख पा रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं सेल्स। ये पेशियां जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इस कारण इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं, स्केलेटल या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। हमने कहा था कि जो टेंडन होता है, टेंडन क्या करता है, बोन को मांसपेशी से जोड़ता है, बोन को मांसपेशी से। तो वो कौन सी मांसपेशी होगी? रेखित पेशी, यानी कि कंकाल पेशी होगी, क्योंकि ये पेशियां हमारी इच्छानुसार गति करती हैं। जैसे ये हमारी उंगली है, इसमें हड्डी है, हड्डी जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं, किसने दोनों को जोड़ा? टेंडन ने। अब हम सोच रहे हैं तब हमारी ये उंगली चल रही है, तो हमारी इच्छा अनुसार कार्य हो रहा है, तो ये है हमारा ऐच्छिक पेशी का उदाहरण। समझ पा रहे हैं? अगला देखें, रेखित पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं। पेशी शरीर के आर्म, यानी कि तुम्हारे जो आर्म होता है, शरीर की भुजा, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। तो गर्दन है, पैर है, गर्दन चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, उंगली चला रहे हैं, तो उन सभी में किस टाइप की हमारी पेशियां हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स। इसी कारण में गतियां हो पा रही हैं, क्योंकि सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी हम गति कर पाएंगे इन अंगों को। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें। अगला है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। ये देखो हमारे हृदय का डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा, इसको देखें, बेहतरीन। देखें हृदय पेशी,
कार्डियक या हार्ट मसल्स, इस प्रकार की पेशी से हृदय की भित्ति बनाती है। रेखित पेशी की भांति इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। तो इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं। देखो और एक लार्ज व्यू यहाँ पे बन के आ गया है, समझ पा रहे होंगे। ये हमारी पेशियां बनी हुई हैं, देख पा रहे हैं, ब्रांच होती हैं। ये इनका न्यूक्लियस दिख रहा है और इसमें धारी जैसी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। जब इनको माइक्रोस्कोप पे रख के देखते हैं तो धारी जैसी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इसीलिए इनको रेखित पेशियां कहते हैं। रेखा जैसी संरचना रेखाओं जैसी देखने मिलती है। इसमें हमेशा संकुचन एवं प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता रहता है, जो आजीवन चलता रहता है। हमारा हृदय लगातार बिना रुके अनवरत दिन रात जब तक जीवन है तब तक धड़कता रहता है, काम करता रहता है, अनैच्छिक, हम चाहें या ना चाहें। और जब अपनी इच्छा से ही मतलब हमारे बिना सोचे समझे ये काम करता है, समझ पा रहे हैं। तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये दीवार की पेशियां अनैच्छिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं तंत्रिका ऊतक। ये मतलब चौथा टाइप जो जंतु ऊतक में हमने पढ़ा था, ये सबसे लास्ट टाइप है, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। देखें नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के बारे में, जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरंजु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं नर्व्स तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक का काम है संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजना। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन जो होती है वो हमारे जो है नर्वस टिश्यू की इकाई होती है। नर्वस तंत्र क्या है, तो हमारे शरीर से बाहर से संवेदनाएं आती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम होता है तंत्रिका ऊतक का। जैसे हमारी त्वचा पर आके अभी मच्छर बैठ जाए तो हम सेंस कर लेंगे कि यहाँ पे आके कुछ चीज बैठी है, लेकिन इस रिमोट पर या इस पेन पर आके जो है मार्कर पे आके कुछ बैठे मच्छर जो है, तो ये चाहे घंटा बैठे रहे चाहे 2 घंटा बैठे रहे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास सेंसेशन नहीं है, तंत्रिका ऊतक नहीं हमारे पास है। हमें ठंडा गर्म टेम्परेचर का, ठीक है, कांटा पैर में चुभ जाए, सबको महसूस कर लेते हैं। तो ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, और उसी नर्वस सिस्टम की ये सब भाग हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र कौन कौन से भाग है, मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो कि क्रेनियल बॉक्स में अंदर प्रोटेक्ट है, कपाल में, समझ पा रहे हैं, और पीछे ब्रेन से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ी हुई होती जो स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, तो वो भी इसी का भाग है। इसके अलावा तंत्रिकाएं नर्व्स जो निकलती हैं, जो हमारे शरीर के पूरे भागों में वितरित हो जाती हैं, कहती वहां से सूचनाएं लेके आओ। इसके अलावा इनकी जो इकाई है वो न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन की संरचना यहाँ पे हमने जो है, मतलब यहाँ उसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमने उसको अटैच किया है। इसको देख लें, ऊपर बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है। न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन। यहाँ पे देखें न्यूरॉन के क्या पार्ट होते हैं, ये तुम्हारे इसको कहते हैं सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन। सेल बॉडी के बीच में देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है। साइटोन या जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी को एक नाम और देते हैं, उसको कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन। तो इसमें द्रव भरा रहता है, वही कोश का द्रव्य भरा रहता है, और इससे अनेक शाखाओं जैसी संरचना निकलती है, जिसको कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। ये जो शाखाएं हैं इनको कहते हैं डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से ये जो फर्दर ब्रांचिंग हो गई है, डेंड्रॉन से ये जो फर्दर ब्रांचिंग हो गई है, दोबारा और निकल गए, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये लिखा हुआ है डेंड्राइट्स, लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। तो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स में क्या है, अंतर है। कुछ किताबों में डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स में अंतर नहीं किया गया, यहाँ हमने बताया है। ठीक है, एक्सॉन, ये लंबी जो संरचना है ये एक्सॉन है। एक्सॉन पे लगी हुई है ये स्वान सेल्स हैं। ये क्या है, स्वान सेल्स होती हैं। ये नोड ऑफ रेनवियर है, दो स्वान सेल्स को आपस में जोड़ने वाले जो रीजन रह जाता है उस रीजन को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है, ज्यादा कोई एकेडमिक लेवल के बच्चे ज्यादा है नहीं, आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो ज्यादा इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल एक संरचना देख लें और एक ओवरव्यू ले लें कि क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही है। इसको हमने नेक्स्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तो देख लें यही है। क्यों इतनी लंबी होती है, क्योंकि इसका ये जो एक्सॉन आप देख पा रहे हैं, ये जो एक्सॉन आप देख पा रहे हैं, ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं।
तो इसीलिए ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कही जाती है तंत्रिका ऊतक की, तो इसको ध्यान रखें। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे हिसाब से पादप ऊतक पर होगी। पादप ऊतक अब स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो एनिमल टिश्यू था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। देख लें एक बार फिर, 4 टाइप के हमने ऊतक पढ़े थे। ये देखें, सल क्या नाम, 4 टाइप के पढ़े थे। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक में हमने 4 टाइप देखे, सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार ऊतक, एपिथेलियम घनाकार और पच्छावी। उसके बाद हमने देखा संयोजी ऊतक, ये 3 टाइप के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और तरल ऊतक। इन सभी के बारे में हमने सब टाइप के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लांट टिश्यू की तरफ शिफ्ट होते हैं। प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर लें। ये हमारे सब जंतु ऊतक हो गए, सब जंतुओं में पाए जाते हैं। चलें अच्छा, ये साइटोन की स्ट्रक्चर है, इसको आप, ये सब संरचना पूरी बनी हुई है एक्सॉन की, तो इसको स्वयं डिस्कस कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद बाकी सब बना हुआ है। साइटोन, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग। हमने जो बताया, इसके कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं जिसे निसेल्स कण कहते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन के बने हुए कण, निसेल कण। ये देखो संरचना बनी हुई है, साइटोन है। ये क्या है? ये साइटोन है, ये साइटोन बना हुआ है। और ये हमारा डेंड्रोन है, ये शाखाएं निकली, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एक्सॉन बना हुआ है, ठीक। अच्छा, डेंड्रॉन, साइटोन से निकले हुए तंतु जो एक या एक से अधिक होते हैं डेंड्रॉन कहलाते हैं, जो आवेग को साइटोन में लाते हैं। एक्सॉन साइटोन से शुरू होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, इसे एक्सॉन कहते हैं। यह आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है। ये एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, दूसरी जो कोशिका होगी ऐसी उससे जुड़े होंगे तो कनेक्शन चलता रहता है, ठीक। चले अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से देखें। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। देखें, ये 2 प्रकार के हो गए। इनको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। निम्न क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक। टेंशन ना लें, आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें हिंदी में भी मिलेगा। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि पार्श्वीय विभज्योतकी ऊतक, और तीसरा है इंटरस्टिशियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये 3 टाइप के जो है विभज्योतकी ऊतक है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्दर 3 ग्रुप्स किए गए हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसको आगे की स्लाइड में जानेंगे। मृदूतक और क्या नाम, मृदूतक इसको कहते हैं, इसको धृणोतक कहते हैं, और इसको भी आगे जानेंगे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बहुत ही ये फेमस नाम है, हाई स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं इसको जो है साइंस में। जाइलम मतलब दारू, समझ रहे हैं, और फ्लोएम यानी कि पोष बात, इसको पढ़ेंगे। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और ये जो है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक। चलें अच्छा, तो ये एक स्लाइड है, इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, विभज्योतकी ऊतक, ये एक बेहतरीन सी स्लाइड देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। विभज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस ऊतक की कोशिकाएं या इस ऊतक की कोशिकाएं और कोशिकाओं में बार बार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, जिसमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, और इस ऊतक के द्वारा प्लांट बॉडी की नई नई कोशिकाएं बनती हैं, नई नई जो सेल्स बनती हैं। जैसे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं लगातार डिवाइड कर रही हैं। अब इससे जो कोशिकाएं कट कट के नीचे आ रही हैं वो सब किसमें चेंज हो जाएंगी? परमानेंट टिश्यू बना लेंगी। परमानेंट टिश्यू में यही जो आगे पढ़ेंगे तो वो परमानेंट टिश्यू बना लेंगी। तो इनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है। इन कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ पे देखो एक बेहतरीन सी ये
चित्र बना हुआ है अच्छा सा देखें। शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, हिंदी में क्या कहेंगे, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो एपिकल मेरिस्टेम इसको कहते हैं। देखो यह है जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पौधे की तने की लंबाई बढ़ती है, जैसे यहाँ पे एक ये तना है, ठीक है, ये तना बन गया तो इस तने के यहाँ पर होगा तो इससे नई नई जो कोशिकाएं बनेगी अंदर नीचे की तरफ ऐसे कटेंगी, कट कट के आएंगी तो वो नीचे जो है इसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई हालांकि बढ़ती ऊपर तरफ, लेकिन जो एक्चुअल हो रहा है वास्तव में वो असल में नीचे की तरफ कोशिकाएं कट रही, तो नीचे की तरफ कोशिकाएं ऐड हो रही तो ऊपर तरफ वृद्धि हो रही। समझ पा रहे हैं? इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू बनाती है। यहाँ पर देखो चित्र में दर्शाया गया है, ये हमारी देखो रूट है, क्या है रूट, रूट नीचे की तरफ वृद्धि करेगी और रूट की जो ये जो टिपिकल ये टिप जो होगी यहाँ पर होगा एपिकल मेरिस्टेम, तो यहाँ पे कोशिकाएं कटेंगी तो बढ़ेगा जो है अंदर की तरफ बढ़ेंगी, जो जड़ होगी वो भूमि की तरफ ग्रो करेगी। इसी तरीके से ये तना है, इसका शीर्ष, तने के शीर्ष पे लगा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम, तो तना जो ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा, शीर्ष अंदर की तरफ काटेगा। फिर यहाँ पे देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। जैसे तना होता है, तना तो तने में जैसे गन्ना सभी ने देखा होगा, गन्ना, गन्ने में जो गांठ होती है, दो गांठें ले लें, जैसे एक गांठ ये है एक गांठ ये है, तो ये जो गांठें कहलाती हैं ये कहलाती हैं नोड्स। क्या कहलाती हैं? नोड्स। ये है नोड्स और ये भी नोड्स है हमारी, ठीक। और दो नोड के बीच का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस देख पा रहे हैं इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो इन्हीं नोड्स में यहाँ पर, इन्हीं नोड्स पर यहाँ पर इंटर कैलरी ऊतक जो है, इंटर कैलरी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। इसके द्वारा भी तने की क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगी। जो लेटरल मेरिस्टेम होगा वो तने की पर्दी में पाया जाएगा, जैसे ये तना है तो यहाँ पर जो है ऊतक लगा होगा, तो ये जो है ऊतक जब इधर उधर दोनों तरफ काटेगा, इधर भी काटेगा सेल्स, इधर भी काटेगा, तो इससे तने की मोटाई, उसका जो व्यास होगा, उसका जो डायमीटर होगा वो बढ़ेगा। तो इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम द्वारा जड़ की और तने की लंबाई बढ़ती है और लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा इन दोनों की मोटाई बढ़ती है, व्यास बढ़ती है। यानी कि दो प्रकार के ऊतक हैं, एक लंबाई बढ़ाने वाला और एक मोटाई बढ़ाने वाला। समझ पा रहे होंगे? तो शीर्षस्थ विभज्योतक ध्यान रखें, शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष, शीर्ष किसका? तने और जड़ की, तने और जड़ की। और ये क्या करेगा? लंबाई बढ़ाने में मदद करेगा, इससे जड़ और तनों की लंबाई बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पार्श्व, पार्श्वस्थ यानी कि पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक लेटरल मेरिस्टेम देखें, यह जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पार्श्व भाग में, जैसा हमने बताया लेटरल में ये पाया जाएगा। जैसे ये मान लें ये हमारा तना है तो यहाँ पर ये ऊतक लगा होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इधर भी सेल्स काटेगा, इधर भी काटेगा, दोनों तरफ ये सेल्स काटेगा। समझ पा रहे हैं? बाहर हमने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाहर निकलेंगे, मतलब यही रहेंगी अंदर की तरफ, लेकिन इससे क्या बढ़ेगी? मोटाई बढ़ेगी, इससे व्यास बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा। डायमीटर बढ़ने को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, द्वितीयक ग्रंथि। तो यह जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में होता है, इससे संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू बनते हैं जो भोजन का संवहन करते हैं। वैस्कुलर टिश्यू हम जानेंगे, जाइलम और फ्लोएम क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। संवहन ऊतक कहलाते हैं जो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगला है अंतर्वेशी विभज्योतकीय ऊतक, यह स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है, बीच बीच में पाया जाता है। हमने बताया ये जो नोड है यहाँ पे तो पूरा स्थायी ऊतक है ना, परमानेंट, तो इन्हीं के बीच बीच में ये ऊतक है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी कि इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये इंटरनोड है, यहाँ पर भी होगा कुछ, यहाँ पर भी होगा, तो ये इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं। पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं, पत्तियों का जो आधार होता है, बेस होता है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे पत्ती की जो है मतलब वृद्धि होती है, पत्ती अपने जो है लंबाई में बढ़ती है। समझ पा रहे होंगे? तो ये भी चित्र यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हो गए, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और
इंटर कैलरी मेरी स्टेम, इसके बारे में ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। अब आ जाते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक को देख लेते हैं थोड़ा। परमानेंट टिश्यू, विभज्योतकी ऊतक स्थायी ऊतक का निर्माण करता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। यहाँ पे हम पहले सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थायी ऊतक क्या होता है, विभज्योतकी जो ऊतक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो उस ऊतक के द्वारा जो नई नई कोशिकाएं बनती हैं, तो वो कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाती हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। यानी कि वो डिवीजन की क्षमता को लॉस कर देती हैं, वो किसी एक विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाई हो जाती हैं, विशिष्टीकृत हो जाती हैं, तो वो अपना एक विशिष्ट कार्य करने लगती हैं, तो उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। दो प्रकार का होता है, सरल और जटिल। सरल का मतलब ये होता है कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, सरल हो जाएगा, सिंपल टाइप। जटिल का मतलब जो मोर देन वन टाइप, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, तो उसको हम कह देते हैं जटिल स्थायी ऊतक। समझ पा रहे हैं? सरल स्थायी ऊतक में तीन टाइप पढ़ेंगे, मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा के बारे में जानेंगे, कोलेनकाइमा को हिंदी में कहते हैं, ध्यान आ गया, स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा जो सब टाइप है उसको कहते हैं दृढ़ोतक ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीन टाइप सरल टाइप में हो गए। जटिल में जाइलम और फ्लोएम को पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं। तो जिनमें विभाजन विभज्योतक ऊतक स्थायी ऊतक का निर्माण करता है, विभाजन क्षमता नहीं होती। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक। देखें, यह तीन प्रकार का होता है, इट इज ए थ्री टाइप्स। देखें, पहला है पैरेन्काइमा। पहला कौन सा है? पैरेन्काइमा। तो इसमें पहला हमारा पैरेन्काइमा है, रचना बनी हुई है। यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। कैसा होता है? सरल टाइप का। पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है ऊतक। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कुछ मृदूतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? गोलाकार या अंडाकार। ये हम यहाँ पे चित्र बनाए दे रहे हैं, ये देखें, समझ पा रहे हैं? ये कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, गोलाकार अंडाकार होती हैं, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, इनको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। इन कोशिकाओं का कार्य होता है भोजन को स्टोर करके रखना। ये मतलब ये भोजन को स्टोर करते हैं, इसीलिए जो हम सब्जी वगैरह फल वगैरह खाते हैं तो उनका जो गूदा होता है खाने वाला, तो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसका जो टिश्यू होता है वो यही होता है, पैरेन्काइमा। कोई भी आप फल खाएं, फ्रूट खाएं या वेजिटेबल खाएं, आलू है, टमाटर है, या कोई भी फल, आम वगैरह, XYZ जो भी फल सोच पाए, उस सब में क्या होता है, खाने वाला जो पार्ट है वो सब पैरेन्काइमा का होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेन्काइमा हो गया। अगला पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लोरेनकाइमा। ये क्या होता है? एक होता है क्लोरेनकाइमा। देखो पैरेन्काइमा के दो सब टाइप होते हैं, एक होता है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा इसको कहते हैं हरित ऊतक, और एक होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, ये एक एरेनकाइमा होता है। अच्छा, जब मृदूतकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल विकसित हो जाए, जब कोई मृदूतक टिश्यू होता है वो लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहता है, तो उसमें हरित लवक का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको कहने लगते हैं क्लोरेनकाइमा। तब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता आ जाती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने लगता है, तो उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। पिछली स्लाइड में जाना था। फिर एक होता है एरेनकाइमा, इसको कहते हैं वायुतक। एरेनकाइमा में क्या होता है? एरेनकाइमा में विशेषता ये होती है कि कोशिकाएं थोड़ी आकार में बड़ी होती हैं, होती गोलाकार अंडाकार है, लेकिन कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। बड़ी होने की वजह से इनके मध्य ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस देख पा रहे हैं, ये स्पेस ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतराकोशिकीय स्थान। तो इनमें भरी रहती है हवा। इनमें क्या भर जाती है? हवा। तो जलीय पौधों में ये ऊतक पाया जाता है, तो उनमें ऑक्सीजन है, CO2 है, ये भर जाती है। कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, CO2 O2 जानते ही है, श्वसन गैस, श्वसनी गैसें होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस, तो वो यहाँ पे आके भर जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वे पौधे हल्के हो जाते हैं, और हल्के हो जाने पर वो आसानी से पानी में उधर उधर
मतलब जो है तैरते रहते हैं। तो देखो लिखा है जलीय पौधों हाइड्रोफाइट्स, जल में पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, में तैरने के लिए मृदुतक की बीज गुहिकाएं कैविटीज जिसमें वायु भरी होती है, ऐसे मृदुतक को वायुतक या एयर इनकाइमा कहते हैं। तो इनमें वायु भरी रहती, बड़े बड़े स्पेस होते हैं, तो ये ध्यान रखें। मृदुतक के कार्य देखें, यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। एपिडर्मिस जो पौधों की होती है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हम लोगों में त्वचा, पौधों में एपिडर्मिस होती है। पौधे के हरों भागों में, जैसे खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। भोजन में जो पत्तियां होती है उसमें दो प्रकार का टिश्यू होता है, मीसोफिल टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो वो भी पैरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है, तो उसमें भोजन का निर्माण करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों से गोंद है, रेजिन है, टेनिन है आदि को भी संचित करता है। इसके अलावा ये भोजन को स्टोर करता है जो हमने बताया है, और इन सब चीजों को भी स्टोर कर लेता है। चलिए अच्छा, तो ये इसके कार्य हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट इन्हें। अगले आ जाते हैं स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट ये देते हैं, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पर ओ होगा, ये कोलेनकाइमा। CO, ठीक है, COLLENCHYMA, कोलेनकाइमा। देखें कोलेनकाइमा के बारे में देखें, स्थूल कोण ऊतक। यह ऊतक पौधे के नए भागों में पाया जाता है, जो नवीन भाग हैं, जो नए नए बनते हैं, उनमें इनमें हरित लवक होता है। यह तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत यानी कि लीफ पेटियोल और पर्णवृंत यानी कि पेडिसिल और पर पाया जाता है, मतलब पेडिसिल में पाया जाता है लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है कि ये जो ऊतक होता है वो जड़ों में नहीं पाया जाता है। जड़ों की जब काटते हैं तो उसमें एपिडर्मिस के नीचे पहली बार तो हाइपोडर्मिस ही नहीं होती है, तो वहां पे भी नहीं होता है। तनों में हाइपोडर्मिस होती है, तो वहां पे वो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है। ठीक, तो 9 भागों में पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पेटियोल वगैरह पेडिसिल पर ये पाया जाता है। पर्णवृंत का मतलब पत्ती का, जो ये देख पा रहे हैं पत्ती का, ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं इसको कहते हैं पर्णवृंत, पेटियोल। तो इसमें ये पाया जाता है कोलेनकाइमा, ये थोड़ा मजबूत होता है, समझ पा रहे हैं। पुष्प वृंत, पुष्प होता है, पुष्प का जो डंठल होता है, पुष्प का जो डंठल होता है उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, पुष्प वृंत। तो वहां पे ये पाया जाता है, जड़ों में नहीं पाया जाता। ये इसकी देखो सूचना बनी हुई कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स में ये देख रहे हैं स्पेस नहीं है, कि मुख्य विशेषता क्या है, इन कोशिकाओं के मध्य मध्य में रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं, और ये जो है गोलाकार या अंडाकार ना होकर विविध आकारों की हो सकती हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लगभग बेंजीन शेप्ड है, बेंजीन जैसी कुछ रचनाएं मालूम पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये बीच बीच में देख रहे हैं, इनमें स्पेस नहीं, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, जैसे लिग्निन वगैरह है, सेलुलोज है, पेक्टिन वगैरह है, ये सब बाल मटेरियल इनमें यहाँ पर भरा रहता है। ये कोशिकाएं थोड़ी मजबूत होती हैं, रिजिडिटी देती हैं, मजबूती देती हैं, स्थूल कोण ऊतक वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऊतक है, डबल लग गई स्लाइड, चलिए अगली स्लाइड देखें। दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की पिक्चर, एक इमेज बनी हुई है, यहाँ पे देख लें। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अभी तक जो हमने सरल ऊतक में दो जो टाइप पढ़े हैं, एक पैरेन्काइमा और एक कोलेनकाइमा, तो वो दोनों हमारी जीवित थी। जो तीसरा सब टाइप है स्क्लेरेनकाइमा, ये कोशिकाएं मृत होती हैं। तो ये मृत होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लंबी सक्रिय, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है कि लिग्निन किस प्रकार की कोशिकाओं में, किस प्रकार के ऊतक में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखें, दृढ़ोतक में पाया जाता है, दृढ़ोतक में लिग्निन पाया जाता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, डेथ होती हैं, लंबी होती हैं, इनके दोनों किनारे जो है लंबे होते हैं। यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे करें, बीच में इनमें स्पेस होता है, ये इनकी ये ल्यूमेन कहलाती हुआ, लेकिन यहाँ की ये जो पॉइंट होते हैं दोनों ये नुकीले होते हैं। तो लंबी कोशिकाएं हो गई, मृत हो गई, सक्रिय हो गई। यहाँ पे हमने चित्र बनाया तो थोड़ा स्पेस ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इतना नहीं होता। दोनों सिरों पर नुकीली होती है, इनमें लिग्निन के जमाव कारण की भित्ति मोटी होती है।
ठीक। दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, पौधों के तने में, पत्तियों के सिरा, फलों, बीजों के बीजाणु, नारियल के भारी रेशेदार छिलकों में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नारियल जो होता है, ये डायग्राम बना हुआ है, देख पा रहे हैं। नारियल, नारियल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक तो उसका रेशा होता है, इसको जटाएं कहते हैं। तो जटाएं भी जो है वो स्केलेटन कायमा सेल्स ही होती है, रेशे होते हैं उसमें। और इसकी क्या लिखा है, लंबी कोशिकाएं होती है मृत, तो वही समझ लें आप, रेशा खींच रहे हैं तो स्केलेटन कायमा टिश्यू है उसका, वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसी होती है, मजबूत होती है, उनको प्रोटेक्शन देता है स्केलेटन कायमा। इसके अलावा अखरोट देखते हैं, अखरोट का जो बाहरी सेल होता है कितना मजबूत होता है, हार्ड होता है। तो ये जहां भी पाई जाती मजबूती, हार्डनेस देती है। नारियल है, नारियल किसी के सिर पे मार दो उसका सिर फूट जाएगा, लेकिन नारियल जल्दी नहीं फूटेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं, इनमें लिग्निन जमा होता है। लिग्निन के अलावा सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, ये सब जमा होते हैं। और ये क्या है, ये समृद्ध होते हैं, तो ये हार्डनेस, मजबूती देते हैं। समझ पा रहे होंगे। स्थूल कोण ऊतक के कार्य देखें, यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। देखो क्या लिखा है, यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है नारियल में। बीजों का जो बीजावरण होता है बाहर का, ये इनका बना होता है। ठीक है, तो ये स्केलेटन कायमा में इतना आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीन आगे बढ़ते हैं। अगला है जटिल स्थायी ऊतक। सरल में हमारे जो 3 टाइप थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखें, हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि जब ऊतक 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो तो उसको क्या कहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम जिसको दारू कहते हैं। क्या कहते हैं, दारू, दारू को वाली नहीं है, ठीक है, इसका नाम दिया गया बस दारू जो है, तो इसको जाइलम, दारू। देखें, यह ऊतक पौधों के जड़, तना, जैसे लोगों को दारू पीने पे दारू चढ़ जाती है, उसी प्रकार से जाइलम का काम है कि जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल, उसमें घुले हुए खनिज लवणों को ऊपर चढ़ाना, पौधे के लास्ट जो पत्तियां हैं वहां तक पहुंचाना। जैसे पौधे की जड़ें बनी हुई, इनका काम क्या है, जल को अवशोषित करना। तो यहाँ से जल पूरा ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, तो चढ़ाने का काम कर रहा है। तो मनुष्य दारू चढ़ाता है और पेड़ पौधे जो है जल चढ़ाते हैं, बस इतना फर्क है। तो यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। यह पौधों की जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। सिंपल सी बात है, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगला देखें, फ्लोएम, पोषवाह इसको हिंदी में कहते हैं। फूड कंडक्टिंग टिश्यू है ये। जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम जैसे तीनों भागों में, जड़, तना, पत्ती, उसी तरीके जिसमें भी है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये मान के चलें कि पौधों के शरीर में 2 पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं, एक पानी वाली और एक भोजन वाली। पानी वाली पाइपलाइन का नाम है जाइलम और फूड वाली का नाम है फ्लोएम। तो एक पाइपलाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और एक पाइपलाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि पौधों में जो भोजन बन रहा है वो पौधे के वही भाग बना पा रहे हैं जिनमें जो प्रकाश संश्लेषी हरे भाग है। अब जैसे जड़ है, जड़ तो हरी होती नहीं है, या ऐसा भी नहीं होता है कि जो है सूर्य जो है भूमि की जमीन से नीचे निकल रहा है उसको लाइट दे रहा हो, तो जड़ों की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर रही हो। तो जड़ों के सामने ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उन्हें बना बनाया भोजन चाहिए, प्रिपेयर्ड। तो वो बना बनाया कौन देगा, भाई पत्तियां। तो पत्तियों से भोजन फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है जड़ों तक। और अन्य जो शाखाएं होती हैं, जो तने होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनमें भी भोजन पहुंचाया जाता है। समझ पा रहे होंगे बात को, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए जाइलम तथा फ्लोएम। अगला देखिए वार्षिक विलय। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज यहाँ पे और बता दे रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं, देखो जाइलम, जो जाइलम होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम वाहिका,
जाइलम, वाहिका इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रैकिड्स, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, ठीक है। वाहिनिका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ज्वाइंट है कैसे हिंदी मीडियम वाले हैं। वाहिनिका यानी कि जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है। फिर एक होते हैं जाइलम मृदूतक, मृदूतक, इसमें मृदूतक वही पैरेन्काइमा वाली सेल्स, पैरेन्काइमा वाली सेल्स इसमें पाई जाती है। और एक होते हैं जाइलम रेसे, जाइलम फाइबर होते हैं। तो जाइलम हमारा इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसमें से केवल यही एक कोशिकाएं ऐसी हैं ये जो जीवित होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कि ये जो मृदूतक होता है, जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट में से 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, कौन सा ऊतक या कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं, तो केवल मृदूतक, बाद बाकी ये तीनों सेल्स कैसी होती हैं, डेथ होती हैं, कैसी होती हैं, डेथ सेल्स होती हैं। अच्छा, हमने कहा जटिल स्थायी ऊतक 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो देखो जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। इनकी उत्पत्ति एक समान है लेकिन संरचना अलग हो गई, लेकिन कार्य एक समान हो गया। तो वहां पे जो हमने शुरुआत में लेक्चर में बताई थी, तो यहाँ पे देखो संरचना वाली बात लागू नहीं हो पा रही है, ठीक है। बाद बाकी 2 जो तथ्य हैं वो इस पे लागू हो गए। तो 4 प्रकार कोशिकाओं से ये मिलकर बना है हमारा जाइलम, ठीक। फ्लोएम देखते हैं, फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। एक को कहते हैं फ्लोएम, नहीं फ्लोएम बाद में, पहले जो है एक कहते हैं चालनी नलिका, चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, सीप ट्यूब्स, सीप सेल्स, ठीक है। और सहचर कोशिकाएं क्या होती हैं, सहचर कोशिकाएं। देखो चालनी नलिकाएं या चालनी नलिका, एक वचन है तो नलिका, ठीक है। चालनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स। और एक होती है सहचर कोशिकाएं या इनको सखी कोशिकाएं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सखी कोशिकाएं, इनको कहते हैं इंग्लिश में कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फिर एक होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे, ठीक है, फ्लोएम रेसे, यही वाले तुम्हारे। तो देखो यहाँ पे हो गए पूरे 5 इसलिए हो गए क्योंकि पौधों के 2 ग्रुप्स हैं, एक जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म है। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, चालनी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार दोनों में 4 अनमे हो गए, 4 अनमे हो गए, लेकिन हमने बताया 5 इसलिए, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारी है सीप ट्यूब, सीप सेल्स और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये 2 कंपोनेंट दोनों में कॉमन है, जाइलम में और फ्लोएम में भी। अब इसमें देखिए कौन जीवित है कौन मरा है, कौन जीवित है कौन मरा हुआ है, देखें तो चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चारों कंपोनेंट जीवित हैं। कैसे हैं, जीवित, यानी कि ये लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स। इसमें केवल ये एक कंपोनेंट है रेसे वाला, ये नॉन लिविंग है, आया समझ में। और इसमें हमने बताया था कि इसमें केवल एक जिंदा है, बाद बाकी 3 मरे हैं, समझ पा रहे हैं। इसमें 4 जीवित हैं, 1 मरा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखें, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें, अच्छा आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ वार्षिक बलय, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। देखते हैं वार्षिक बलय, एनुअल रिंग्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुट अप किए गए हैं। देखो वार्षिक बलय यानी कि एनुअल रिंग, एनुअल रिंग क्या होती है इसको देखने। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, वृक्षों में लकड़ी के बीच मौजूद कैम्बियम नाम की अत्यंत पतली परत होती है। यह परत एक एक
कर प्रतिवर्ष बढ़ती है। इनकी संख्या से किसी भी वृक्ष अथवा झाड़ी की आयु ज्ञात की जा सकती है। वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पहला हमारा जो लेक्चर है वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, उसमें ये बात हमने बताई थी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु का निर्धारण इस इस विधि के द्वारा किया जाता है। इसके अध्ययन को लॉजी का या लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी, अध्ययन से है। तो वृक्षों की आयु का निर्धारण जो किया जाता है वो इन्हीं वार्षिक बल्लियों को गिनकर किया जाता है। ये चित्र आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे बल्ले बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 बल्ले बनी हुई है। और एक साल में, एक ईयर में एक बल्ले बनती है, तो इसका मतलब 7 है। तो ये पौधे की उम्र कितनी हुई? 7 ईयर, 7 ईयर, 7 ईयर पुराना ये पौधा है। समझ पा रहे हैं? तो इन्हीं वार्षिक बल्लियों को गिनकर जो है पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अगला है कॉर्क। कॉर्क को सामान्य भाषा में समझ लें भाई, छाल, बार्क जिसको हम कहते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें जो छाल लगी रहती है उनके मोटे तनों में, वो होती है कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम के बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर ये मृत हो जाती है, तो इसमें वायु भर जाती है। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। तो इसके बारे में थोड़ा सुबेरिन के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि सुबेरिन क्या है। सुबेरिन जो है कॉर्क में पाई जाती है, हमारी जो छाल होती है उसमें पाई जाती है। देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ बेहतरीन सा, छाल बनी हुई है, छाल गिरी तो उसमें ये जो कॉर्क बनी हुई है, देखो छाल, समझ पा रहे हैं? ये उखड़ के नीचे गिर पड़ती है, इसी में सुबेरिन मौजूद रहता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर। जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। देखें, जंतु ऊतक कोशिकाओं के वे समूह है जो जंतु शरीर में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। ये तो हालांकि कॉमन लाइन है, ठीक है। पादप ऊतक कोशिकाओं के वे समूह है जो पौधों के शरीर में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, विशेषीकृत होते हैं। तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, बहुत इन कॉमन। इसमें केवल जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये इन दोनों में अंतर हमने बताया था कि जंतुओं में ज्यादातर जो ऊतक हैं वो लिविंग टाइप के हैं, जीवित हैं, और जबकि पेड़ पौधों में ज्यादातर हमारे लिविंग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऊतक जो है वो नॉन लिविंग भी हैं, डेथ भी हैं। जैसे हमने यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में बताया कि जाइलम में जो है केवल एक ही कंपोनेंट है जो जीवित है, बाद बाकी डेथ है, समझ रहे होंगे। और फ्लोएम में हमने बताया कि 4 प्रकार या 5 प्रकार, उसमें केवल एक ही मृत है, बाद बाकी सब जीवित है, ठीक है। अगला देंगे, परिपक्वता तक पहुंचने के बाद जंतु आगे वृद्धि नहीं दिखाते हैं। हमने बताया कि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, उसके बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। सपोज करें जैसे लंबाई मनुष्यों की, हम लोगों की एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। लेकिन पौधे देखते हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई हम देखते हैं खूब लंबे लंबे निकल जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। शीशम है, बरगद है, नीम वगैरह है, इनमें कई शाखाएं वगैरह फैलती रहती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊतकों में लगातार थोड़े थोड़े करके वृद्धि होती रहती है। पौधे जीवन भर निरंतर बढ़ते रहते हैं, पौधे जीवन भर निरंतर बढ़ते रहते हैं। अगला है, ये सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये पौधों को मजबूती और सहारा भी प्रदान करते हैं, सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट हमने बताया, स्क्लेरेन्काइमा जो है, ठीक। अच्छा, कोलेनकाइमा जो सेल्स हमने बताया था, स्थूल कोण ऊतक, इससे पौधों में लचीलापन आता है। जैसे पेड़ पौधों पे जो टहनियां होती हैं, ऐसे हवा चली जो इधर उधर जो है इधर उधर गति करती रहती, मूवमेंट शो करती रहती है, उसमें लचीलापन आता है, समझ पा रहे हैं? तो वो कोलेनकाइमा की वजह से आता है। जंतु ऊतक में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका वाला जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ उसमें हमने बताया था कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादपों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और देखें, शरीर की अधिक गतिशीलता के कारण ऊतकों को अधिक ऊर्जा और रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो इनकी अधिक जो है गतिशीलता के कारण भाई जंतु गति करते हैं, भोजन के लिए, मैटिंग पार्टनर की तलाश में, आवास की तलाश में, उचित एनवायरनमेंट की तलाश में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं।
तो इनमें ज्यादा आवश्यकता की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊतकों को कम ऊर्जा और रख रखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधों को हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा गति नहीं करते हैं। इनमें पोषण का विषम पोषी हेट्रोट्रोपिक तरीका होता है, इन्हें बाहर से भोजन की आवश्यकता होती है। भाई जंतु कैसे हेट्रोट्रोप्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और पौधे कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, वही हम जो पढ़ के आए हैं, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक, विद्युतीय ऊतक। हालांकि इनको फर्दर और इनका डिवाइडेशन किया गया है, हमने पढ़ा है। ठीक, चलें अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखें, अब हमारे सामने मौजूद हैं ये आरआरबी यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन पुट किए गए हैं, तो ये स्लाइडें हैं। ठीक, इन स्लाइडों को हम अब कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल इसी का एक लेक्चर और आएगा, तो इस लेक्चर में हम इन PYQs को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो समय को ध्यान में रखते हुए आज केवल और केवल ऊतक टिश्यू से रिलेटेड जो हमारी थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हमने कवर कर लिया है। जंतु ऊतक और पादप ऊतक क्या है, उनके टाइप्स, उनका वर्गीकरण, ठीक है, दोनों में अंतर जान लिया है। अब हम कल की क्लास में जानेंगे कि उन जो भी हमने पढ़ा है, जो भी थ्योरी हमने कवर की है, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए। तो आज हमने जो पढ़ाया है उसका तब तक आप वीडियो देखें और इसकी अध्ययन करें, स्टडी करें, मेमोराइज करें। बहुत सी चीजें इसमें लर्न करने वाली हैं, वर्गीकरण, उनके नाम, उनके कार्य, तो उनको लर्न करें। कल के लेक्चर में हम इन्हीं PYQs को डिस्कस करेंगे। देखें, ये सभी PYQs लगे हुए हैं, कल की लेक्चर में इनको डिस्कस किया जाएगा। सभी लेक्चर्स, मतलब इस कल की लेक्चर्स में इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल के लेक्चर में। गुड बाय।